नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र प्रजापति सामान्य अध्ययन के इस महासागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल काल को देख रहे थे। आज की सीरीज मुगल कालीन कृषि और भू राजस्व को समर्पित है। तो हमने यहाँ पर राजा टोडरमल का ये चित्र लगाया है। ये है राजा टोडरमल, जो आज सीरीज इन्हीं को समर्पित होगी मोस्टली, क्योंकि भू राजस्व की जो व्यवस्था इन्होंने अकबर के समय में चालू की थी, लगाई थी, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने इसके पहले अकबर से पूर्व जो है ये शेरशाह सूरी के समय में भी उसके जो है बहुत बड़े विद्वान थे और राज्य के भू राजस्व पद्धति के निर्माता थे। तो इन्होंने शेरशाह सूरी के समय जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया था, जो कि गज सिकंदरी के माप पर आधारित थी, और बाद में अकबर के समय में दहसाला प्रणाली को प्रारंभ किया, जो कि टोडरमली प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है और इलाही गज पर निर्धारित थी। तो ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन राजा टोडरमल के बारे में देखा। अब चलिए हम लोग प्रश्नों के माध्यम से मुगल काल के कृषि व्यवस्था और भू राजस्व को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल काल शब्द मुजारियन किससे संबंधित है? मुजारियन, देखिए यहाँ पे शब्दों से प्रश्न बहुत आते हैं अर्थव्यवस्था में, खास करके मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है शब्दों से प्रश्न बहुत आते हैं। तो मुजारियन शब्द किससे संबंधित था? बटाईदार कृषक। बटाईदार कृषक, देखिए यहाँ पर जो है किसानों की 4 कैटेगरी थी, तो उसमें से मुजारियान एक था जो बटाईदार कृषक था। अन्य देखते हैं हम लोग क्या कौन कौन से थे। एक था खुदकास्त। मुगलकालीन कृषक 4 नहीं 3 वर्गों में विभाजित था। एक था खुदकास्त, यानी स्थायी रूप से अपने ही गांव में खुद की जमीन पर कृषि करने वाले कृषक, जो सरकारी दस्तावेजों में इन्हें मलिके ज़मीन कहा जाता था। तो ये खुदकास्त जो है, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी, गांव में ही ज़मीन होती थी और वहाँ पर वो कृषि करते थे, बल्कि ऐसे कह सकते हैं आप कि वो कृषि करवाते थे। एक तरीके से जमींदार टाइप के लोग होते थे खुदकास्त। और दूसरे होते थे पाही कास्त। पाही कास्त ये दूसरे गांव में अस्थायी रूप से बसकर वहाँ खेती करते थे। भाई ये पाही, जैसे हमारे यहाँ गांव में एक प्रचलन है पाही पुरवा। पाही पुरवा का मतलब होता है कि मकान गांव के किसी अन्य छोर पर बना हुआ है और एक दूसरा मकान जो है गांव के किसी दूसरे छोर पर बना हुआ है, या खेत जो है गांव से दूर है, तो उसको पाही पुरवा कहते हैं। तो वही शब्द पाही पुरवा शब्द वहीं से चला आया है मुगल काल के समय में, पाही कास्त। तो पाही कास्त का मतलब होता है दूसरे गांव में अस्थायी रूप से बसकर वहाँ खेती करते थे ये लोग। तो ये इनका स्तर जो है खुद कास्ट से थोड़ा सा नीचे होता था। और मुजारियान जो होते थे, ये इस वर्ग के किसानों के पास इतनी ज़मीन भी नहीं होती थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, तो अतः ये बटाई पर या किराए की ज़मीन पर कृषि करके अपना भरण पोषण करते थे। ठीक है, तो मुजारियान कौन थे? ये बटाईदार कृषक थे, जो कि जो है पाही खुद कास्त और पाही कास्त से भी निम्न स्तर के होते थे। मुगलकालीन कृषि व्यवस्था की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये आयने अकबरी ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है, आयने अकबरी ग्रंथ जो है अबुल फजल की ग्रंथ थी, जिससे क्या प्राप्त होती है? मुगलकालीन कृषि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो आयने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ है, इस ग्रंथ में रबी की पैदावार की 16 फसलों का, कितने फसलों का? रबी की पैदावार का 16 फसलों का आयने अकबरी में जिक्र मिलता है, और खरीफ की 25 फसलों का जो है आयने अकबरी में मिलता है जिक्र, जिसमें जिनकी भू राजस्व दरों का उल्लेख मिलता है। इन फसलों की भू राजस्व दरों का उल्लेख किसमें मिलता है? आयने अकबरी में। और तबकाते अकबरी किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद ने। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। और ताजुल मासिर जो है हसन निजामी ने लिखी है। और शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी है। ये अन्य जो है पुस्तक जो हमने ऑप्शन में दिए थे उनके हैं, शाहजहांनामा इनायत खान है। मुगल काल में सबसे उत्तम प्रकार का नील किस क्षेत्र में पैदा होता था? तो अब देखिए, नील की खेती उस समय भी होती थी मुगल काल में भी, तो बयाना और सरखेज में होती थी। बयाना और सरखेज में
राजस्थान के बयाना क्षेत्र तथा अहमदाबाद के पास सरखेज में उत्तम प्रकार का नील पैदा होता था। जबकि अफीम की खेती होती थी मालवा व बिहार में। अफीम की खेती कहाँ होती थी? मालवा व बिहार में। और सोरा के उत्पादन में सोरा का उत्पादन बिहार में होता था अधिक। सोरा का उत्पादन बिहार क्षेत्र में होता था। भारत में तंबाकू की कृषि सर्वप्रथम किस मुगल शासक के समय प्रारंभ की गई? तो जहांगीर के समय में। तंबाकू की कृषि 1605 ईस्वी में जहांगीर के समय में प्रारंभ की गई थी। देखते हैं यहाँ पर, भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों द्वारा 1605 में प्रारंभ की गई। दक्षिण भारत में प्रारंभ की गई। इसे पुर्तगाली ब्राजील से लेकर आए थे। तंबाकू के अत्यधिक सेवन से शासन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने से जहांगीर ने इसे प्रतिबंधित भी कर दिया था। तो जहांगीर के समय प्रारंभ भी हुई थी और प्रतिबंधित भी जहांगीर ने ही किया था। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो शासन व्यवस्था थी वो खराब होने लगी थी, लोग नशे में ही डूबे रहते थे। सिहाब नहर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? सिहाब नहर। तो देखिए, नहरों के बारे में तो फिरोज शाह तुगलक बहुत जाना माना जो है शासक था तुगलक वंश में। लेकिन यहाँ पर अकबर और शाहजहां ने भी कुछ जो है नहर निर्माण किए थे, जिसमें अकबर ने सिहाब नहर का निर्माण करवाया था। किस नहर का? सिहाब नहर का। अकबर एवं शाहजहां ने सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। अकबर ने सिहाब नहर का निर्माण करवाया तथा फिरोज शाह द्वारा निर्मित यमुना नहर की मरम्मत कराई। यमुना नहर किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। जबकि शाहजहां ने नहर फैज बनवाया था। शाहजहां ने क्या बनवाया था? नहर फैज बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहर साहिब की मरम्मत करवाई थी। नहर साहिब भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। सबसे अधिक विनाशकारी अकाल किस मुगल शासक के काल में पड़ा? तो ये शाहजहां के काल में पड़ा। सबसे अधिक विनाशकारी अकाल शाहजहां के काल में पड़ा। हालांकि देखते हैं, अकबर के राज्यकाल में पहला दुर्भिक्ष 1555 से 56 ईस्वी में पड़ा था। जबकि 1630-32 में शाहजहां के काल में सबसे विनाशकारी अकाल पड़ा। तो पहला दुर्भिक्ष किसके साथ काल में पड़ा था? तो वो पड़ा था अकबर के काल में 1555 में। ठीक है। और 1630-32 में शाहजहां के काल में सबसे विनाशकारी अकाल पड़ा था। औरंगजेब का समकालीन ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर किसका विद्वान था? औरंगजेब के समय का। और इसने किताब लिखी थी फतुहाते आलमगीरी। फतुहाते आलमगीरी में लिखा कि हैदराबाद में सूखे के कारण बादशाह औरंगजेब ने 1 वर्ष के लिए जजिया तथा अन्य करों की वसूली बंद कर दी थी। इसने जो है जजिया लगाया भी था दोबारा, और कुछ समय के लिए 1 साल के लिए, मतलब दक्षिण भारत में खास करके सूखे के कारण जो हैदराबाद में उसने बंद भी कर दिया था जजिया कर। मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अकबर को माना जाता है। किसे? अकबर को। भू राजस्व व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार शेरशाह सूरी के समय हुआ, परंतु मुगल भू राजस्व व्यवस्था का संस्थापक अकबर था। उसने शेरशाह सूरी की व्यवस्था को पुनर्गठित किया। ठीक है। वहाँ शेरशाह सूरी के समय जब्ती प्रणाली थी। देखिए प्रश्न आता है, जब्ती प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। और प्रारंभ करने वाला कौन था? राजा टोडरमल। टोडरमल ने ही जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी के समय प्रारंभ की थी। ठीक है। और बाद में इसी प्रणाली को जो है दहसाला पद्धति के रूप में अकबर के काल में इसने प्रारंभ किया। भू राजस्व की करोड़ों व्यवस्था तथा नस्क प्रणाली को किस शासक ने प्रारंभ किया? तो इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। करोड़ी व्यवस्था को 1562 ईस्वी में अकबर का दीवान एतमाद खां जो उसका दीवान था उसने लागू किया। जबकि 1564 में अकबर के अन्य दीवान मुजफ्फर खां तुर्बती, भाई ये दीवान बदलता रहता था, तो 1564 में अकबर का दीवान था मुजफ्फर खां तुर्बती, जिसने जमा हासिल नामक एक नवीन लेखा पद्धति तैयार करवाया। जमा हासिल जो है एक, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जो है एक मतलब गैस पर आधारित एक टेबल थी। ठीक है। बाद में 1568 में जब सिहाबुद्दीन अहमद अकबर के दीवान नियुक्त हुए तो उसने नस्क प्रणाली प्रारंभ किया। किसने? सिहाबुद्दीन अहमद ने, अकबर के समय में। ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने भूमि को उपज की बारंबारता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा। ठीक है। ये 4 श्रेणियों में भूमि को बांटा। किसने? अकबर ने। सर्वाधिक उर्वर भूमि को पोलज भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक। तो ये दोनों सही है। भूमि की 4 श्रेणियां थी अकबर के समय में। एक पोलज थी जो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि थी, और प्रति भूमि 1 वर्ष के अंतर पर खेती होती थी। प्रति भूमि में डेली खेती नहीं होती थी, 1 वर्ष के अंतर पर होती थी। और चाचार भूमि जो थी वो 2 से 4 साल तक खेती के काम में नहीं लाई जाती थी। चाचार भूमि 2 से 4 वर्ष तक खेती के काम में नहीं लाई जाती, और बंजर भूमि 5 साल या उससे अधिक खेती के काम में नहीं लाई जाती थी। ठीक।
कथन एक है, अकबर ने लगान वसूली की नियमित व आसान तरीका अपनाया। लगान वसूली के लिए नियमित व आसान तरीका अपनाया अकबर ने, ठीक है, सही है कथन। और कारण है उसने 1583 में इलाही सम्मत प्रारंभ किया। अब देखिए यहाँ पर लोग कंफ्यूज होंगे, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो दोनों के फैक्ट जानते होंगे लेकिन ये कह देंगे दोनों व्याख्या नहीं करता, दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर संबंध है। इलाही सम्मत 1583 में जो लागू किया गया था वो जो है किस लिए लागू किया गया था? अकबर ने 1583 में लगान वसूली हुई सौर पंचांग पर आधारित एक नया सम्मत इलाही सम्मत प्रारंभ किया। तो लगान वसूली को नियमित करने के लिए ही इसने इलाही सम्मत की स्थापना प्रारंभ किया था। किस पंचांग पर? सौर पंचांग पर, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि इलाही सम्मत किस पंचांग पर आधारित है? तो ये सौर पंचांग पर आधारित है। अकबर ने दहसाला प्रणाली अपने शासन के किस वर्ष में लागू किया था? तो ये 24वें वर्ष में। दहसाला प्रणाली शासन के 24वें वर्ष में लागू किया था। क्या है? अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580-81 में आईने दहसाला अथवा 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया, ठीक है। चूंकि इसके वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे अतः इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जा गया है। इस व्यवस्था में प्रतिवर्ष अनाज की दर निर्धारित कर उनका 10 वर्षीय औसत निकाला गया जिसे रई कहते थे, ठीक है। जिसके आधार पर लगान की औसत दर निर्धारित की गई जिसे दस्तूर कहा जाता था। गल्ला बख्शी क्या थी? तो गल्ला बख्शी भू राजस्व निर्धारण की बटाई प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? बटाई प्रणाली। मुगल काल में गल्ला बख्शी या बटाई प्रणाली कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली थी। इसे मवोली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मवोली। पट्टा व कबूलियत संबंधित थे। पट्टा व कबूलियत किससे संबंधित थे? मुगल राज तथा कृषक के बीच एक समझौता था। मुगल शासक और वहाँ के कृषकों के बीच, किसानों के बीच एक समझौता था जिसे पट्टा व कबूलियत कहा गया। राज्य की ओर से किसानों को पट्टा दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पट्टा दिया जाता था, जिसमें भूमि, फसल तथा भू राजस्व का अंकन होता था। यानी भूमि का क्षेत्रफल, फसल की किस्म और भू राजस्व का अंकन इस पर रहता था, जिसकी सहायता से भू राजस्व की वसूली होती थी, ठीक। जबकि इसके बदले किसान राज्य को इसकी स्वीकृति पत्र प्रदान करता था जिसे कबूलियत कहा जाता था। अब किसान जो है, कैसे पता चलेगा कि किसान ने जो है इस प्रथा को अपना लिया? तो किसान क्या करता था कि वो स्वीकृति पत्र जो है राज्य को प्रदान करता था जिसे कबूलियत कहा जाता था। जरीबाना या तथा महासिलाना, जरीबाना तथा महासिलाना शब्द है भू राजस्व का कितना प्रतिशत लिया जाने वाला ये कर था। ये करों पर कर था। जरीबाना और महासिलाना वास्तव में क्या था? करों के ऊपर कर था। तो ये 2.5% जरीबाना था और 5% क्या था? महासिलाना। जरीबाना भूमि की पैमाइश करने वाले को प्राप्त सर्वेक्षण शुल्क था। जो भूमि की पैमाइश करते थे उनको सर्वेक्षण शुल्क कहाँ से मिलता था? तो वो मिलता था सर्वेक्षण शुल्क जो है जरीबाना के माध्यम से। जरीबाना जो है भूमि की पैमाइश करने वाले को सर्वेक्षण शुल्क मिलता था जो 2.5% था। जबकि महासिलाना जो है मालगुजारी वसूल करने वाले, जो मालगुजारी वसूल करते थे उनको क्या मिलता था? महासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क था जो कि 5% था। तो ये करों पर निर्धारित कर थे। मुगल कालीन कर का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। इसके अलावा इसके अन्य भी कर स्रोत थे, ठीक है। भू राजस्व का तो मुख्य स्रोत क्या था? वो कर का भू राजस्व था। लेकिन इसके अलावा जैसे जकात है, मुस्लिमों से लिया जाने वाला संपत्ति कर, उस्तरी भूमि पर व वस्तुओं के आयात निर्यात पर कर था। कैसा? जकात कर। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। तो इसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। अकबर ने 1564 में इसे बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने इसे 1679 ईस्वी में पुनः जो है प्रारंभ किया जो है औरंगजेब ने मारवाड़ क्षेत्र से, जिसे मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। इसका समापन कब हुआ? 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। खुम्स क्या था? लूट से प्राप्त धन था। खुम्स क्या था? लूट से प्राप्त धन था। परंतु मुगल काल में इसमें सैनिक हिस्सा नहीं था, क्योंकि सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। तो इस वजह से अब खुम्स यानी कि जो लूट से प्राप्त संपत्ति थी वो पूरा जो है राज्य अपने पास रख लेता था। इसके पहले क्या था कि इसके पहले राज्य कुछ हिस्सा रखता था और कुछ हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। खराज क्या था? गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज एक प्रकार का भूमि कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है।
अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहें। ठीक है, और लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।